नमस्कार विद्यार्थियों, हमने खंड ब की 2 इकाइयों का अध्ययन कर लिया। फर्स्ट इकाई का अध्ययन कर लिया, जिसमें हमने 2 अध्याय का अध्ययन करके अब जो तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था की आधारभूत व्यवस्था के तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला शब्द है संघवाद। हम संघवाद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और संघवाद के बारे में, यानी संघवाद किसे कहते हैं, क्या है संघ? सत्ता की शक्तियों के वितरण, सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधारभूत यानी आधार पर अपनाई जानी व्यवस्था को क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। सत्ता की शक्तियों का वितरण करना है, ठीक है, उनका वितरण और उसके स्तर, जो उसके स्तर है उनका इस आधार पे विभाजन किया गया है, जिससे कि क्या है कि संघवाद हो जाए, मतलब उसे एक संघ के रूप में जाना जा सके। इसमें शासन का संचालन केंद्र तथा राज्य किसके मध्य किया जाता है? केंद्र तथा राज्य और उसकी इकाइयों के मध्य शासन का संचालन किया जाता है। केंद्र व राज्य के मध्य क्या शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 स्तर पे शक्तियों का विभाजन है। 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं हमारे भारत के अंदर प्रचलित है। इसमें पहली है केंद्रीय, फिर दूसरी है राज्य स्तरीय यानी जिसे प्रांतीय शासन व्यवस्था कहते हैं, तीसरी एक और जोड़ी गई है 73वें 74वें संविधान के माध्यम से, वो कौन सी है? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो संघवाद का तात्पर्य इस तरीके से बताया गया है कि सत्ता की शक्तियों के वितरण, सत्ता की शक्तियों का क्या करना है? वितरण। सत्ता है, इसकी शक्तियों का क्या करना है? वितरण करना है। शक्तियों का वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना। सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर, तथा स्तरों के आधार पर शक्तियों का विभाजन। क्या किया गया है? विभाजन। अब जो विभाजन किया गया वो किस रूप में किया गया? पहला हो गया केंद्र और दूसरा हो गया राज्य के रूप में, और एक और व्यवस्था जोड़ दी गई है जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन। इस तरीके से इसके कितने स्तर हुए? शासन व्यवस्था के 3 स्तर हुए, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। तो संघवाद की परिभाषा आपके समझ में आई है, ठीक है। अब संघीय शासन का निर्माण 2 स्तरों पे होता है। संघीय शासन का निर्माण कितने स्तरों पे बताया गया? 2 स्तरों पे। संघीय शासन का निर्माण कितने स्तर बताए गए? इसके 2 स्तर। 2 स्तर बताए गए, जिसमें पहला है पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना। मतलब पहला क्या बताया गया? पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का एक हो जाना, ठीक है। 2 स्तर बताएंगे। संघीय शासन का जो निर्माण 2 स्तरों से होता है। नंबर 1 पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का क्या है? एक जगह एकत्रित हो जाना, और दूसरा इसमें बताया कि एक बड़ी राजनीतिक इकाइयों को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से क्या रखा गया? अलग अलग। मतलब एक बड़ी राजनीतिक इकाई, एक बड़ी राजनीतिक इकाइयों का शासन की कार्यकुशलता क्या बताएगी? शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। किसमें? अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। अलग अलग इकाइयों में विभाजन करना है। तो इस तरीके से
संघीय शासन का जो निर्माण है उसका दो स्तरों पे किया गया है, दो स्तर इसके बताए गए। पहला, पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का एक हो जाना। पूर्व में तो सभी संप्रभु इकाइयां क्या हो गई, एक हो गई। फिर एक बड़ी राजनीतिक इकाई जो कि केंद्र हो गई, और शासन की कार्यकुशलता। अब शासन की कार्यकुशलता निर्धारित करने के लिए, शासन को सही तरह से संचालित करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग इकाइयों में इनका विभाजन किया गया है, यानी छोटी छोटी इकाइयां बनाई गई है। इस तरीके से इनको विभाजित किया गया है, जिससे शासन का संचालन सही तरीके से, और अलग अलग इकाइयां जिसमें केंद्र अलग कर दिया गया, राज्य अलग कर दिया गया और स्थानीय स्वशासन अलग कर दिया गया। तीन स्तर इसके किए गए, तो कार्य की ओर भी इसमें क्या हो गई, आसानी हो गई। इस तरीके से इनका विभाजन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, एक तो संघवाद हो गया, दूसरा हो गया संघीय शासन का निर्माण कितने स्तर पे बताया गया, दो। अब भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, भारतीय संघीय व्यवस्था के तत्व, इसमें तत्वों के बारे में बताया गया है। और तत्वों के बारे में यह बताया गया है कि इसमें नंबर एक है कि शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन शक्तियों का क्या किया गया है, स्पष्ट रूप से विभाजन। नंबर एक, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन की शक्तियों का किस रूप में करना है, विभाजन करना, स्पष्ट होना चाहिए, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के रूप में। फिर निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र भी होनी चाहिए। किसी प्रकार का उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी दबाव के अंदर वो कार्य नहीं करे। इस तरीके की न्यायपालिका का क्या होना चाहिए, गठन करना चाहिए। फिर एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पे कैसी व्यवस्था, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, अब एकल नागरिकता से यह अभिप्राय है कि यहाँ जो एकल नागरिकता है उसके अंदर ये बताया गया है कि हमें केवल भारत की ही क्या लेनी पड़ती है, नागरिकता लेनी पड़ती है, राज्यों की नहीं लेनी पड़ती। जबकि हम अमेरिका चले जाए, यूएसए के अंदर जाए, तो वहां क्या करना होता है, वहां अमेरिका की यानी उस देश की नागरिकता लो, फिर जिस प्रांत में आप रहना चाहते हो उस प्रांत की अलग से नागरिकता लेनी होती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत का व्यक्ति किसी भी राज्य के अंदर जाके रह सकता है। अब तो स्वतंत्र है, पहले ऐसा नहीं था, पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो भी सामान्य हो गया है। मतलब भारत का नागरिक क्या कर सकता है, भारत देश का नागरिक वो किसी भी राज्य के अंदर जाके रह सकता है, उस राज्य की नागरिकता लेने की कोई उसे आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का प्रावधान किया गया एकल नागरिकता। और चौथा जो इसका कारण बताया गया एकल नागरिकता के बाद में बताया गया, राज्यपाल का पद भी सृजित किया गया। इसमें क्या किया गया, राज्यपाल का पद, राज्यपाल के पद का भी सृजन किया गया, राज्यपाल का पद, इसका भी सृजन किया गया है, इसको भी बनाया गया है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, संविधान क्या प्रमुख है। पांचवा क्या बताया गया, संविधान की सर्वोच्चता, यानी सभी को किसके अनुसार कार्य करना है, संविधान के अनुसार, संविधान की सर्वोच्चता, सबको संविधान के अनुसार कार्य करना, उसके नीति नियम सभी को स्वीकार्य होंगे। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता का यहाँ पे प्रावधान है। और केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों का सदन, यानी केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों का सदन किसे बताया गया, राज्यसभा को बताया गया। केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों का जो सदन बताया गया वो किसे बताया गया, राज्यसभा को बताया गया है। जो कि कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। केंद्रीय व्यवस्था में राज्यों का जो सदन है वो कौन सा होता है, राज्यसभा होता है, क्योंकि उसके जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, राज्य के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जैसे राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं, इसमें विधानसभा की 200 सीटें, तो राजस्थान की जो राज्यसभा की जो 10 सीटें हैं, उन 10 कैंडिडेट का जो चुनाव जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि विधानसभा के, वो सभी व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, वो सभी विधायक मिलके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इस वजह से इसे
राज्यसभा को किसका, राज्यों का प्रतिनिधि सदन के रूप में भी जाना जाता है। फिर एकात्मकता का प्रभु, और यहाँ पे एकात्मकता का प्रभुत्व भी बताया गया। तो इस तरीके से ये संघीय व्यवस्था के बारे में हमें बताया गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे एकल नागरिकता से अभिप्राय। एकल नागरिकता से क्या अभिप्राय है? एकल नागरिकता से क्या अभिप्राय? एकल नागरिकता से अभिप्राय। अब देखो एकल नागरिकता से जो अभिप्राय जो बताया गया है उसमें भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए, भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब उसे केवल देश की ही नागरिकता लेना आवश्यक है, उसे अन्य राज्यों की नागरिकता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी मतलब प्रावधान ये किया गया है कि विखंडनकारी शक्तियों को रोकने के लिए, मतलब राज्य इस तरीके से बिखर जाएंगे तो उनको संघवाद, और संघवाद शब्द से एक सीधा शब्द ये भी बताया गया कि भारत को क्या बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत का निर्माण किससे हुआ, राज्यों से निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, भारत का राज्यों से निर्माण हुआ। तो भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान भी किया गया। मतलब हमें किसकी नागरिकता लेनी होती है, केंद्र की। किसकी नागरिकता है, केंद्र, मतलब देश की नागरिकता का प्रावधान है, न कि राज्यों का यहाँ पे प्रावधान किया गया। केवल केंद्र की नागरिकता ही वैध है, बाकी और नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। यूएसए के जैसे यहाँ पे नियम नहीं लिए गए। शासन शक्तियों का विभाजन, और शासन की शक्तियों का भी क्या किया गया है यहाँ पे, विभाजन। शासन शक्तियों का विभाजन। अब शासन की शक्तियों का विभाजन किस आधार पे किया गया, कि इसमें यह बताया गया कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, मतलब कौन सी अनुसूची बताइए, अनुसूची कौन सी, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246, अनुच्छेद कौन सा बताया गया, 246, अनुच्छेद 246, 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन। ये क्या करता है, अनुसूची 7वीं और अनुच्छेद 246 जो कि केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य में शक्ति विभाजन, शक्तियों का क्या करता है, ये विभाजन करता है। शक्तियों का जो विभाजन किया गया केंद्र व राज्य के मध्य, वह अनुच्छेद कौन सा काम में लिया गया, 246, और अनुसूची कौन सी काम में ली गई है, 7वीं अनुसूची के अंदर। और अनुच्छेद 246 में ये बात उल्लेखित की गई है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। इसमें संघीय सूची, इसमें अब शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, पहली है संघीय सूची, कौन सी है, संघीय सूची। अब संघीय सूची के अंदर कितने विषय सम्मिलित किए गए, 97 विषय। कितने विषय सम्मिलित किए गए, 97 विषय इसके अंदर सम्मिलित किए गए। और इन 97 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, केवल संघ, केंद्र के पास में। किसके पास में है, संघ मतलब केंद्र के पास में। ये महत्वपूर्ण विषय किसके पास में है, केंद्र के पास में। सीधा सा अर्थ है कि घर में जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसी के पास में संपूर्ण शक्ति होती है, बाकी अन्य को कार्य तो बांट दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा उसी के पास रहेगा। पैसा का हकदार कौन रहेगा, जो बड़ा व्यक्ति होगा घर के अंदर, मम्मी पापा या दादा दादी जो भी हैं, उन्हीं के पास में ये अधिकार रहता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी इस संघ सूची के अंदर संपूर्ण जो शक्ति है, महत्वपूर्ण जो विषय है, वो किसके पास में रखेंगे, केंद्र के पास में। फिर राज्य सूची। अब राज्य से संबंधित जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सूची के पास में, और इसमें 66 विषय सम्मिलित किए गए। इसमें कितने विषय सम्मिलित किए गए, और इसमें राज्य से संबंधित ही कानून इसके अंदर बनाए जाएंगे। राज्य से संबंधित कोई मामले हैं तो वो इसके अंदर बनाए जाते हैं। फिर होता है एक समवर्ती सूची। एक और जो तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब जो समवर्ती जो सूची है उसमें 47 विषय सम्मिलित किए गए। कितने, 47 विषय सम्मिलित किए गए। केंद्र अपने मामले में स्वतंत्र महत्वपूर्ण विषय पे कानून बना सकता है, राज्य अपने मामले में स्वतंत्र अपने राज्य से संबंधित कानून वगैरह, अपनी सुरक्षा
की जिम्मेदारी राज्य की होती है, तो वहां पे पुलिस की व्यवस्था करेगा, वहां स्कूलों की व्यवस्था करना, लोगों को रोजगार वगैरह देना, ये सब कुछ राज्य का, वहां लाइट बिजली पानी जो भी भौतिक आवश्यकता है वो सब कुछ पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्य को। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलके क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, दोनों को ये अधिकार है। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी उपलब्ध हो जाए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस स्थिति के दौरान केवल केंद्र ही कानून बनाएगा। अगर विवाद वाला कोई विषय है, अगर विवाद वाला विषय है, केंद्र उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वहां किसको मानना, किसकी बात माननी पड़ेगी, केवल केंद्र के कानून की ही बात माननी होगी, यानी केंद्र का ही कानून वहां पे प्रमुखता रखेगा। तो इस तरीके से एकल नागरिकता से अभिप्राय बता दिया मैंने। शासन शक्तियों का विभाजन इस तरीके से किया गया है। अनुसूची 7 में अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के रूप में किया गया। अब है निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ पे क्या है कि निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब इससे क्या अभिप्राय होता है कि निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे, किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए किसका होना आवश्यक है, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय। अब क्या कि किसी भी संघीय व्यवस्था के अंदर, किसी भी संघीय व्यवस्था के अंदर क्या बताया गया है कि निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। केंद्र व राज्यों के मध्य किस तरीके से समाधान होना चाहिए, कोई विवाद वाला विषय है तो संविधान नियमों के अनुसार ही उसके अंदर समाधान किया जाना चाहिए। नहीं तो प्रत्येक राज्य की अगर बात केंद्र नहीं मानेगा तो उसे बगावत की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगा। तो केंद्र भी अगर कार्य करता है तो किस रूप में करता है, संविधान सम्मत रहते हुए संविधान के नियमों के अनुसार ही वो, संविधान के अनुसार ही वो कार्य करता है। तो इस तरीके से विवाद वाली स्थिति होता है, इससे विधि का शासन स्थापित होता है। अब केंद्र अगर इस रूप में कार्य कर रहा है, इसमें मतलब केंद्र विवाद वाला विषय है और उसके अंदर अगर कार्य कर रहा है संविधान के अनुसार, तो उसे क्या कहेंगे, विधि का शासन। उसे क्या कहते हैं, विधि का शासन। विधि का शासन कहा जाता है। विधि के शासन के अनुसार क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण अब अध्ययन करेंगे। एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से बताए गए हैं। एकात्मक शासन, एकात्मक शासन की प्रमुख लक्षण। अब देखो एकात्मक शासन के जो प्रमुख लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए हैं 8 लक्षण इसके बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक संविधान, हमारे यहाँ पे क्या है, एकात्मकता का मतलब क्या बताया गया, एक संविधान हमारे यहाँ पे, एक संविधान का प्रावधान किया गया, ठीक है, दोहरे संविधान। फिर केंद्र का अलग, राज्यों का अलग, ऐसा नहीं, यूएसए के अंदर ऐसा है जबकि वहां केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों का अलग संविधान है। और प्रारंभिक बातों में एक रूपता, और सभी बातों के अंदर क्या बताएगी, एक रूपता बताएगी। एक रूपता का भी, एक रूपता में दृष्टिपात होती है, ठीक है। और इसी के साथ में अवशिष्ट शक्तियां, कुछ विशेष प्रकार की जो शक्तियां हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, केंद्र के पास में होता है। केंद्र के पास में प्रमुख शक्ति है। एकल संगठित न्यायपालिका, और न्यायपालिका कैसी बताएगी, एकल संगठित न्यायपालिका। एकल संगठित न्यायपालिका का भी यहाँ पे क्या है, प्रमुखता दी गई। यानी जो भी संपूर्ण विवादों का समाधान केवल एक ही न्याय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, और यहाँ जो कानून लागू है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो निर्णय दिया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो बात है वो सभी राज्यों को, यानी संपूर्ण देश को क्या है, मानना होगा, मानना होता है, क्योंकि अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी उसको स्वीकार किया गया। आपात शक्ति, आपात शक्तियां दी गई है। अगर किसी भी राज्य या देश के अंदर कोई ऐसी
स्थितियां उत्पन्न हो जाए, आपातकालीन शक्तियां, तो उसके माध्यम से भी समाधान किया जाता है और इनका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। या युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, ठीक है, या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या फिर वित्त से संबंधित या धन से संबंधित स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय भी क्या है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। और जिसमें है अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये युद्ध बाहरी शक्ति से संबंधित है, और ये संवैधानिक तंत्र के विफल से संबंधित है, और ये धन विधेयक से संबंधित है, यानी धन से संबंधित है, मतलब वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो जाए, यानी वित्त की अगर कमी हो जाए उस देश के अंदर, तो यहाँ कौन सा 360 का प्रयोग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष शक्तियों का प्रावधान है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन किया गया, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया, लोक सेवाओं का विभाजन किया गया, प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग सेवाएं, उनके अलग अलग लोक सेवाएं, उनका प्रशासन है, और वो अपने उस प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण जिलों का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण बताए गए, 8 प्रमुख इसके लक्षण हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मेरे द्वारा इनका अध्ययन करवा दिया गया, और भी आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है बुक को देख के, ठीक है। और अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसके अंदर दे रखा है कि संघवाद की प्रवर्तन।